लियो दुनिया का सबसे पावरफुल यंग ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट था। एक बैटल में मरने के बाद वो एक छोटे से लड़के वैंग की बॉडी में रीबॉर्न हो जाता है, जिसे सब बुली करते हैं। ट्विस्ट ये है कि उसके पास अपनी सारी मेमोरीज हैं। एक टूटी हुई फैक्ट्री में हम 6 लोगों को देखते हैं। इनमें से 4 हायर्ड असैसिन्स हैं, जिन्हें हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर लियो को मारने के लिए भेजा गया है। जब लियो फैक्ट्री पहुंचा तो वो लोग उसकी सिस्टर का मर्डर कर चुके थे। लियो ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुमने मेरी सिस्टर का मर्डर किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खून का बदला खून चाहता था। तभी उनमें से एक आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अपनी हालत देखो, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। यह सुनकर लियो ने उसके मुंह पर जोर से पंच मार दिया। यह देखकर सारे असैसिन सरप्राइज हो जाते हैं और एक साथ उस पर अटैक करने का सोचते हैं। तभी लियो अपनी काई पावर यूज करता है और एक जोर के ब्लास्ट से सारे एनिमीज उड़कर दूर गिर जाते हैं। उसने सबको हरा दिया, लेकिन वो शॉक में था क्योंकि जब उसने काई पावर यूज की तो वो ज़्यादा यूज हो गई, जिससे उसकी पूरी बॉडी अंदर से बुरी तरह डैमेज हो गई। लियो हिम्मत हार गया और मरने से पहले अपनी सिस्टर को आवाज़ देते हुए बोला, दुनिया का ग्रैंड मार्शल मास्टर ऐसे नहीं मर सकता। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक चमकती हुई चीज़ बेयू नाम की कंट्री पर गिरने वाली है। एक लड़की अपने ब्रदर को जगा रही थी। वो बोली, वैंग, तुम अपनी बहन से कुछ कहना चाहोगे? तभी लियो, जो वैंग की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ था, अचानक उठ जाता है और वो लड़की उसे फ़ौरन गले लगा लेती है। वो लड़की बताती है कि वांग किसी से लड़ते हुए मर गया था। उसे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। पर लियो कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, उसके हाथ इतने छोटे कैसे हो गए, ये जगह कौन सी है। तभी उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। लियो बोला, मेरी सिस्टर कहाँ है? इस पर लड़की कहती है, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? लियो बताता है कि ये लड़की कुछ हद तक उसकी सिस्टर की तरह दिखती है। लियो सोच में पड़ जाता है। पिछली जिंदगी में वो काई पावर यूज़ करने से मर गया था, अब वो जिंदा कैसे है? वो खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक बच्चा कैसे बन गया। उसी समय वांग की मेमोरी अचानक लियो के माइंड में आती है कि वांग किस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, जो अपने फादर और सिस्टर के साथ एक टाउन में रहता है और वुडोंग एकेडमी में पढ़ता है। इस एकेडमी में नोबेल बच्चों का एक ग्रुप अक्सर उसे बुली करता है और एक जंग जायोन नाम का लड़का है जो बहुत बड़ा चीटर है। वांग की मेमोरीज से लियो को पता चलता है कि वो इस लड़के की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है। वो लड़की अपने ब्रदर को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वांग उसे बताता है कि वो ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस महसूस कर रहा है। वांग अपने फादर के बारे में सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। तभी वो लड़की से पूछता है, मेरे फादर कहाँ हैं? इस पर लड़की बताती है कि फादर किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। वो फिर से पूछता है, फादर कहाँ गए हैं? लड़की उसे कहती है, तुम ज़्यादा सवाल मत करो और बस रेस्ट करो। वो जानती थी कि फ्यूचर में किन फैमिली को वांग को ही संभालना है, इसलिए उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी था। वांग ने अपनी सिस्टर से कहा, सच बताओ, क्या फादर कंट्री टाउन में जांग फैमिली को ढूंढने गए हैं? लड़की बोली, नहीं, उन्होंने बाहर जाने के बारे में तो बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। जांग फैमिली लूजोंग नाम की कंट्री में रहती है और जांग जायोन भी इसी फैमिली का एक मेंबर है। वांग अपनी सिस्टर से कहता है, फादर को वापस बुला लो और उन्हें बताओ कि मैं जिंदा हूँ। वांग की सिस्टर जार अपने फादर को पीछे से आवाज़ देती है। तभी राइट साइड पर खड़ा एक आदमी बताता है, मास्टर किन अपने बेटे की मौत का बदला लेने आए हैं, जो जंग जायन से लड़ते हुए मारा गया था। जार भागते हुए अपने फादर के पास आती है। उसके फादर उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर रुकने के लिए कहा था। इस पर जार उन्हें बताती है, वांग जिंदा है। ये सुनते ही मास्टर किन सरप्राइज हो जाते हैं और तुरंत घर की तरफ भागते हैं। लियो सोचता है कि उसने झूठ बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी अचानक वांग के फादर मास्टर किन घर पहुंच जाते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं। फादर का प्यार देखकर लियो सोच में पड़ जाता है क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उसने फादर के बिना जिंदगी गुजारी थी। वांग के फादर उससे पूछते हैं, क्या जंग फैमिली के दूसरे बेटे ने तुम्हें लड़ने पर मजबूर किया था? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वांग की मेमोरी से लियो को पता चलता है कि वांग को बुली किया जाता था, लेकिन वो वांग के फादर को इस बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है, पास्ट को भूल जाइए। लियो के लिए जंग फैमिली को सबक सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो इन छोटे लोगों से लड़कर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता था। मास्टर किन कंफ्यूज हो जाते हैं कि वांग जंग फैमिली को लेकर इतना रिलैक्स कैसे है। तभी वांग अपने फादर से बोलता है, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया। इस पर मास्टर किन भी अग्री करते हैं और कहते हैं, हम बाद में उन्हें देख लेंगे। वांग के फादर उसे एकेडमी जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम कल से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करोगे। मास्टर किन जानते थे कि मार्शल आर्ट्स उन्हें एंसेस्टर्स से इनहेरिट नहीं हुई, इसलिए मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बनने के लिए वांग को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तभी अचानक जार वहाँ आ जाती है और वांग से पूछती है, क्या तुम वुडोंग एकेडमी वापस जाना चाहते हो? अगर तुम एकेडमी गए तो वो तुम्हें फिर से बुली करेंगे। तुम्हें ये डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लियो जानता था कि घर और फैमिली खोने का दुख कैसा होता है,
वो सोचता है कि अब उसे एक नई जिंदगी मिली है और वो दोबारा सब कुछ खोना नहीं चाहता। वांग बोला, चाहे वो ड्रैगन हो या टाइगर, वो जहाँ चाहे चले जाएं, मुझसे बच नहीं सकते। वो असली वैंग से काफ़ी अलग लग रहा था। वांग बोला, मैं आराम करना चाहता हूँ। इस पर उसके फादर बोले, ठीक है, तुम रेस्ट करो, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त लियो सोच रहा था कि जांग फैमिली किन फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती है। तभी वो वांग की मेमोरी में जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हर 4 साल बाद एक नेशनल फैमिली कंपटीशन होता है, जिसमें सारी नोबल फैमिलीज अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए हिस्सा लेती हैं। हर फैमिली का फ्यूचर मेल हेड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वांग मर जाता है तो किन फैमिली की तरफ से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और फिर किन फैमिली से उनका नोबल स्टेटस और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब छिन जाएंगे। एक फैमिली के लिए रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी उनका स्टेटस होता है, क्योंकि इस दुनिया में एक कॉमनर और नोबेल में बहुत फ़र्क है। लियो समझ जाता है कि वांग की मौत के पीछे ज़रूर किसी की चाल है। अगले दिन जार वांग को बुलाती है और कहती है, हॉल में तुम्हें फादर बुला रहे हैं और वहाँ एकेडमी के डीन जिन भी आए हुए हैं। पर वांग जार से पूछता है, एकेडमी में इतना सब होने के बाद अब एकेडमी का डीन यहाँ क्यों आया है। इस पर उसकी सिस्टर बोली, जो कुछ हुआ वो उस पर अफसोस जताने आए हैं। वांग की मेमोरी से उसे पता चलता है कि जब वांग और जांग दोनों लड़ रहे थे तब एकेडमी का डीन साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था। जब वांग के फादर और सिस्टर एकेडमी पहुंचे तो जिन ने उन्हें कहा कि उनका बेटा ओपोनेंट से लड़ते हुए गलती से मारा गया, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वांग बोला, चलो सिस्टर, आओ जाकर गेस्ट से मिलते हैं। जब वो हॉल पहुंचे तो वहाँ 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक का नाम ग्वांग था और दूसरा एकेडमी का डीन। वो वांग से पूछता है, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं। वांग जानता था कि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। वांग उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। पर वांग सोच रहा था कि ये लोग यहाँ करने क्या आए हैं। एकेडमी का डीन को वांग पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। मास्टर किन उन तीनों से पूछते हैं, तुम यहाँ किस काम से आए हो। इस पर ग्वांग उन्हें बताता है कि वो उन्हें एक सलाह देने आया है। ग्वांग बोला, अगर तुम्हारी फैमिली ने अपना स्टेटस खो दिया तो उनका क्या बनेगा। तभी वांग उसकी बात काटते हुए बोला, आप हमें बताइए कि आपके पास क्या आइडिया है। अगर ये आइडिया अच्छा साबित हुआ तो किन फैमिली की तरफ से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तभी ग्वांग अपने साथ बैठे आदमी, जिसका नाम जू हाई है, से इंट्रोड्यूस कराता है, जो जू फैमिली से बिलोंग करता है। जू हाई कहता है, अगर मास्टर किन इन 4 सालों में अपनी अरिस्टोक्रेटिक सीट देने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं वादा करता हूँ कि जू फैमिली किन फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन मास्टर किन ग्वांग से कहते हैं, जू की बातों से लग रहा है जैसे 4 सालों में किन फैमिली की हार निश्चित है। इस पर ग्वांग किन से कहता है, तुम अपनी फैमिली की हालत मुझसे बेहतर जानते हो। पिछले 20 सालों में लोजोंग कंट्री में बहुत से नए पावरफुल लोग आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस टाउन की हर्ब शॉप के नए मालिक को ही ले लो। उसके पास तुमसे ज़्यादा ताकत और अच्छे लिंक्स हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी सीट संभाल पाओगे। मास्टर किन बताते हैं कि रिव्यू का काम ज़ेनवू होली लैंड के द्वारा किया जाता है और इस काम के लिए सब रिस्पॉन्सिबल लोग पहले से अपॉइंट किए गए हैं। किन कहते हैं, चाहे उसके पास जितना भी बड़ा नेटवर्क हो, वो होली लैंड में अपने कनेक्शंस नहीं बना सकता। लेकिन ग्वांग भी किन से पूछता है, होली लैंड के मैजेस्टी इतने फुर्सत में हैं कि वो एक छोटी सी कंट्री पर इतना फोकस करेंगे। इस दुनिया में तो बस ताकतवर ही टिकते हैं। मास्टर किन बोले, तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद करने आए हो, सही कहा ना। ग्वांग उसे बताता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी सीट छोड़नी ही पड़ेगी। ग्वांग कहता है, तुम्हारी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि 4 साल तक किन फैमिली टिक पाएगी या नहीं। मास्टर किन बोले, मैं जानता हूँ कि किन फैमिली मुश्किल में है, लेकिन अभी हालात इतने भी बुरे नहीं हुए कि दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तभी मास्टर किन ने ग्वांग को चैलेंज किया, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी सीट मुझसे लेकर दिखाओ, चाहे तुम इसे चुराओ या छीनो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। तभी अचानक जू हाई उन्हें टोकता है और मास्टर किन से कहता है, लगता है किन बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारने से ज़्यादा इज्जत से मरना पसंद करता है। मास्टर किन उन्हें बताते हैं कि उनके एंसेस्टर्स ने कुछ रूल्स बनाए थे, जो भी किन फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हम उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर मास्टर किन अपनी बेटी जार से कहते हैं, गेस्ट्स को भेज दो। इसके बाद ग्वांग ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना किन फैमिली को इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग ग्वांग से कहता है, तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर लेफ्टओवर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बजाय यहाँ अपनी पावर्स को शो ऑफ करने आया है। यह सुनते ही ग्वांग गुस्से में कहता है, दोनों बाप बेटे एक ही बात पर अड़े हुए हैं और सिचुएशन को समझ नहीं रहे। मिस्टर लेफ्टओवर कहता है, वैंग अपनी बातों पर बहुत पछताएगा। तभी जू हाई बोला, अगर किन फैमिली के हेड ने डिसीजन ले लिया है तो हमें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। इसके बाद वो अपने साथियों को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन निकलने से पहले एकेडमी का डीन जिन वांग से कहता है, अगर तुम अब बेहतर फील कर रहे हो तो तुम्हें एकेडमी में रिपोर्ट करनी होगी। डीन बताता है कि बेयू कंट्री का कोई भी नोबेल बच्चा
ऐसा नहीं जो एकेडमी न जाता हो। उसी समय वांग डीन से कहता है, मैं वापस एकेडमी ज़रूर आऊँगा, और साथ ही डीन को यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद भी कहता है। डीन कहता है, यह अच्छी बात है, चाहे कैसे भी हालात हों तुम्हें अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही एकेडमी का डीन और बाकी गेस्ट्स निकलने लगते हैं, वांग डीन से कहता है, रास्ता काफ़ी लंबा है और आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। तभी मास्टर किन वांग से पूछते हैं, क्या तुम सच में एकेडमी वापस जाने का सोच रहे हो? वांग अपने फादर से बोला, क्यों नहीं, मैं एकेडमी ज़रूर जाऊंगा। मास्टर किन बताते हैं कि एकेडमी का डीन 2 नंबर इंसान है। अगर वो तुम्हें एकेडमी आने को कह रहा है तो इसमें उसकी ज़रूर कोई चाल होगी। वांग बताता है कि वो तीनों काफ़ी बेचैन दिख रहे थे, इसलिए उसे एकेडमी वापस जाना चाहिए। वो अपने फादर को बताता है कि एकेडमी में जो फाइट हुई थी वो एक साजिश थी। यह साजिश सिर्फ उसे टारगेट करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनका असली टारगेट पूरी किन फैमिली को नुकसान पहुंचाना था। मास्टर किन बोले, तुम सब कुछ अच्छे से समझते हो, फिर भी तुम एकेडमी वापस जाना चाहते हो। वांग कहता है, ग्वांग यहाँ सिर्फ अपनी पावर शो ऑफ करने आया था। वांग अपने फादर से पूछता है, आपको नहीं लगता कि ग्वांग यह सोच रहा है कि किन फैमिली बहुत कमज़ोर है और उसे हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं? इस पर मास्टर किन भी अग्री करते हैं और कहते हैं, 600 साल पहले किन फैमिली एक अमीर सोसाइटी से बिलोंग करती थी। लुओजोंग कंट्री में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किन फैमिली के किसी भी मेंबर से ऊंची आवाज़ में बात कर सके। वांग बोला, मैंने इस पर बहुत सोचा है। वांग अपने फादर से कहता है, अगर किन फैमिली को सर्वाइव करना है तो यह मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है। अगर हमने चैलेंजेस को फेस नहीं किया और इसी तरह घर में छुपकर बैठे रहे तो हम अपनी किन फैमिली के नोबल स्टेटस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मास्टर किन बोले, मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है। वो वांग से कहते हैं, मैं तुम्हें एकेडमी जाने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम एकेडमी वापस जाओगे तो हर मुश्किल को सहन करोगे और उनकी चालों से खुद को बचाओगे। वांग ने अपने फादर से कहा, आप टेंशन न लें, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मास्टर किन अपने बेटे से कहते हैं, तुम एकेडमी वापस ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। इस पर वांग अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वांग ने एकेडमी जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने लुओजोंग कंट्री वापस जाने की बजाय 1 महीने तक घर पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की। वांग बताता है, पिछली लाइफ में मार्शल आर्ट्स मैस्कुलिन थे और उस लाइफ में मेरी मेन अटैकिंग स्किल फिस्ट ऑफ किंग कॉन्ग थी। प्रीवियस लाइफ में कल्टीवेटर्स अपनी मर्जी से इंटरनल या एक्सटर्नल कल्टीवेशन चुन सकते थे, लेकिन इस लाइफ में कल्टीवेशन के रूल्स अलग हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ कल्टीवेट करने से पहले एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कल्टीवेट करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की पीक स्टेट, जिसे पावर फोर्स की 9th स्टेज भी कहते हैं, उस स्टेज तक पहुंचने के बाद ही इंटरनल स्ट्रेंथ की फर्स्ट स्टेज आती है, जिसे जेन्युइन फोर्स कहते हैं। वांग की प्रीवियस लाइफ की पावर कितनी थी? वांग पिछली लाइफ में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कल्टीवेशंस का पीक एक्सपर्ट था और उसे हराना बहुत मुश्किल था। लेवल के हिसाब से अगर वांग अपनी प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस इस लाइफ में यूज़ करता है तो वो जेन्युइन फोर्स स्टेज का मास्टर बन सकता है। वांग की ट्रेनिंग और पावर लेवल 1 महीने बाद वांग पावर फोर्स की 7th स्टेज को अचीव कर लेता है। वो बताता है, अगर मेरी पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं 3 महीने में पावर फोर्स स्टेज से निकलकर जेन्युइन फोर्स स्टेज में एंटर हो जाऊंगा। वांग चाहता था कि कंपटीशन से पहले उसकी प्रीवियस लाइफ की पावर का 70-80% तक रिकवरी हो जाए। पीक पावर फोर्स की 9th स्टेज तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन एकेडमी का टेस्ट पास करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी है। वांग कहता है, जब तक फैमिली है तब तक सारी उम्मीदें जिंदा हैं। वांग की सिस्टर जार चिंतित क्यों थी? तभी वांग अपनी सिस्टर जार को चिंतित देखकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जार कहती है, मैं ठीक हूँ। जार के चेहरे से लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। वांग उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है और कहता है कि वह उसे छोटा भाई समझकर अपनी प्रॉब्लम्स को मत छुपाए। तभी जार उसे बताती है कि कल फार्मलैंड से एक आदमी जिसका नाम बिंग है बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने आया था। हमने तकरीबन 1 घंटा बात की, लेकिन अगली ही सुबह दरवाजे पर बिंग की लाश पड़ी थी। वांग उससे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। तभी जार बोली, यह एक डीमन का काम है जो उसे 6 सालों से परेशान कर रहा है। लेकिन वांग कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि जार क्या कह रही है। जार उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि जब वह 12 साल की थी तो एक ओल्ड डीमन ने उसे कहा कि वह उसे पसंद करता है और 10 साल बाद वह उसे यहाँ से ले जाएगा। उसने फादर को धमकी दी कि अगर मास्टर किन ने उसकी शादी करवा दी तो 10 साल बाद वह डोंगलिन टाउन वापस आकर किन फैमिली को तबाह कर देगा। जार कहती है कि तुम गुस्से के बहुत तेज हो, इसीलिए फादर ने तुमसे यह बात छुपाई। वांग अपनी सिस्टर से कहता है कि उस आदमी के साथ मसला क्या है। जार कहती है, इन 6 सालों में जिस भी लड़के ने मुझसे बात करने की कोशिश की वह या तो खो गया या मारा गया। जार कहती है कि वह एक डेथ स्टार बन गई है। यह सब सुनकर वांग भी सरप्राइज हो गया। वांग बोला, 10 सालों में से 6 साल गुजर गए हैं, इसका मतलब है अभी 4 साल बाकी हैं।
जार उसे कहती है कि वह टेंशन न ले, बस वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करे और कभी अपने फादर और एंसेस्टर्स को डिसअपॉइंट न करे। वह अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। वांग अपनी सिस्टर को कहता है कि वह उसे 4 साल और वेट नहीं करवाएगा। इस पर जार अपने ब्रदर को थैंक्स कहती है। वांग सोच रहा था कि प्रीवियस लाइफ में वह अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया, लेकिन इस लाइफ में वह अपनी सिस्टर को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। इस टाइम वांग एकेडमी के सामने खड़ा है। वांग बोला, मैं वापस आ गया हूँ। जैसे ही वांग एकेडमी एंटर करता है, सब बच्चे वैंग को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वांग अभी तक जिंदा कैसे है। उनमें से एक बच्चे ने कहा कि लगता है वांग मार खाने के बाद बेवकूफ़ बन गया है। जंग जियोन, साथ खड़े एक लड़के, टूलिंग से कहता है, लगता है वांग ने हमें सीरियस नहीं लिया, तभी वह वापस आ गया है। जब वांग उन लड़कों के ग्रुप की तरफ जा रहा था, तभी जिन वहाँ आ गया और वांग को गुस्से से देखने लगा। वांग जानता है कि डीन जिन के माइंड में ज़रूर कोई प्लान है। तभी जिन उससे पूछता है कि अब उसके सिर की चोट कैसी है। वांग बोला, अगर वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो सीधे बोले और बात ख़त्म करे। जिन कहता है कि उसने पहले जो गलतियाँ की हैं, उम्मीद है कि वह उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करेगा। जिन कहता है कि उसे पूरी उम्मीद है वांग अब से डिसिप्लिन का ख्याल रखेगा, लेकिन वांग अच्छे से जानता है कि यह ओल्ड फॉक्स सही और गलत में फ़र्क नहीं जानता। जिन ऐसे शो करता है जैसे वह एक अच्छा इंसान है। वांग ने डीन की किसी बात का जवाब नहीं दिया। जीन ने वांग से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है? इस पर वांग टॉन्ट करते हुए कहता है, आप ठीक कह रहे हैं। वांग कहता है कि जब रिच फैमिली के बच्चे मुझे बुली करें तो मुझे चाहिए कि मैं यह सब बर्दाश्त करूं, और जब वे हमारी प्रॉपर्टी चुराने की कोशिश करें तो हमें अपनी ऑयल माइल्स और शॉप्स भी उन्हें दे देनी चाहिए। वांग डीन से पूछता है कि क्या वह सही कह रहा है। वांग के मुंह से ये वर्ड सुनकर जिन सरप्राइज हो गया कि वांग की ज़ुबान इतनी तेज़ कैसे हो गई। जिन वांग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम एकेडमी इसलिए वापस आए हो ताकि तुम कोई घबराहट कर सको। जिन उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने कोई घबराहट की तो डीन उसे पनिश करेगा। वांग बोला, मुझे आपने ही एकेडमी वापस आने को कहा था। मैं नहीं जानता कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। जिन ने बताया कि वह उसे एकेडमी से निकाल देंगे। वांग जाने से पहले जिन से कहता है कि वह उसकी इंटेंशंस को जान गया है और उसकी बातों को याद रखेगा। वांग सोचता है कि एकेडमी के बच्चों को लड़ता देखकर डीन को मज़ा आता है। वांग जैसे ही रूम में एंटर करता है, वह सोचता है कि इस लड़के का रूम काफ़ी सिंपल है। इस रूम में जो लड़का रहता है वह वैंग को पीछे से आवाज़ देता है और पूछता है कि वह वापस क्यों आया है। वैंग उसे पहचान गया था कि वह उसके गांव का दोस्त यांग है। यांग बोला, तुम एकेडमी वापस क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि जंग जयोन और उसके साथी तुम्हें परेशान करेंगे? वांग बताता है कि वह जानता है। इस पर यांग वांग से बोला, अगर तुम सब जानते हो तो फिर तुम वापस क्यों आए हो? जंग जयोन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। वांग उससे पूछता है कि तुम मुझे अलर्ट करने यहाँ आए हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि वे तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं? इस पर यांग कहता है कि वह बचपन से डोंगलिन टाउन में साथ रहते थे, इसलिए वह उसे बुली होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं कि वह अपने दोस्त की हेल्प कर सके। वांग सोचता है कि यह लड़का बहुत इनोसेंट है, इसलिए बेटर यही कि वह इस मैटर से दूर रहे। वांग यांग से कहता है कि वह इस सिचुएशन से दूर रहे, वह सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा। यह कहते ही वांग दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। शाम को कल्टीवेशन के समय वैंग एक आवाज़ सुनता है। तभी वह कुछ बच्चों को देखकर अलर्ट हो जाता है। वैंग को अपनी मेमोरीज से पता चलता है कि जू तिंग जू क्लैन के हेड का सबसे छोटा बेटा है, जो एकेडमी के अक्सर बच्चों को बुली करता है। पिछली बार गुआंग जू हाई के साथ हमारे घर आया था, लगता है जू टिंग भी इनके साथ मिला हुआ है। वांग बोला, जू टिंग तुम्हें गंदी चालें चलना पसंद है ना, तो मैं भी अब तुम्हारे साथ वही करूँगा। अगले ही समय गर्ल्स डॉर्मेट्री से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ चोरी हुई है। बहुत सी लड़कियों के कपड़े चुराए गए हैं। तभी सारे बॉयज़ चोर को पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। जब सारे बॉयज़ चोर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी जूटिंग ने पास खड़े एक लड़के जिसका नाम लुपिन है से पूछता है कि क्या सबसे पहले तुमने चोर को देखा था? इस पर लुपिन कहता है, मैं आधी नींद में था, मुझे वॉशरूम जाना था, तभी मैंने चोर को दीवार से जंप करते हुए देखा था। जूटिंग कहता है, वह चोर कौन था? क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? लुपिन बताता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वह उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वह दीवार की दूसरी तरफ भागा है। जूटिंग कहता है, दीवार की दूसरी तरफ तो बॉयज़ डॉर्मेट्री है, इसका मतलब है चोर बॉयज़ में से ही कोई है। इनमें से एक रेड बालों वाला लड़का बोला, चोर को पकड़ना तो मुश्किल है। इस पर जूटिंग कहता है कि अगर चोर लड़कों में से कोई है तो उसे पकड़ना आसान है। जूटिंग बताता है कि सब लड़कों के रूम को चेक किया जाएगा। चोरी अभी हुई है, इसलिए चोर को इतना टाइम नहीं मिला होगा कि वह चोरी की हुई चीज़ें कहीं छुपा सके। अगर हम अभी सबके रूम्स को चेक करें तो हम चोर को ढूंढ लेंगे। जांग जायोन और लुपिन भी इसकी बात पर अग्री करते हैं। तभी जूटिंग एक अनाउंसमेंट करता है कि उसने चेकिंग शुरू कर दी है। जैसे ही चोर पकड़ा गया सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
तभी अचानक एक लड़की जिसका नाम केट है वहाँ आ जाती है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। केट कहती है, वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन खुद करूँगी। बॉयज़ कभी नहीं चाहेंगे कि चोर पकड़ा जाए क्योंकि चोर बॉयज़ में से ही कोई है। जू तिंग केट से पूछता है कि क्या उसकी भी चीज़ें चोरी हुई हैं। इस पर केट उसे कहती है कि वह फालतू बातों पर टाइम जाया न करे और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करे। इसके बाद केट और बाकी बॉयज़ सबके रूम्स को चेक करना शुरू करते हैं। कुछ बॉयज़ परेशान हो जाते हैं कि उनके रूम की चेकिंग क्यों हो रही है। इस पर जांग जायोन कहता है कि वे टेंशन न लें, केट सिर्फ चोर को ढूंढ रही है। यह कहते ही वे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब वांग के रूम की बारी आती है। वे उसके रूम को खोलने की कोशिश करते हैं पर वह खुल नहीं पाता। तभी केट बॉयज़ से पूछती है कि यह किसका रूम है। जांग जायन कहता है कि शायद यह रूम किन फैमिली के बेटे वांग का है। जांग जायन ऊंची आवाज़ में वांग को कहता है कि केट यहाँ उसका रूम चेक करने आई है, अब वह बच नहीं सकता। तभी केट गुस्से में दरवाजे को किक करती है, लेकिन अचानक वांग दरवाज़ा खोल देता है और उससे पूछता है कि आधी रात को वे सब यहाँ क्या कर रहे हैं। केट कहती है, हम कब से तुम्हें दरवाज़ा खोलने को कह रहे हैं, तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं आई। लेकिन वैंग उनसे कहता है कि वह अपनी शादी का सपना देख रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी नींद खराब कर दी। इस पर जांग जायोन वांग से कहता है कि वह ड्रामे करना बंद करे और बताता है कि बहुत सी गर्ल्स के कपड़े चोरी हुए हैं और चोर बॉयज़ में से ही कोई है। जांग वांग से कहता है कि अगर उसने चोरी नहीं की तो वह चुप करके अपने रूम की चेकिंग करवाए। वांग ऐसे शो करवाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उनसे पूछता है कि वे उसके रूम की चेकिंग क्यों करना चाहते हैं। तभी जांग जायोन वांग को गुस्से से कहता है, तुम हमें रूम चेक करने क्यों नहीं दे रहे, तुम ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। वांग उनसे पूछता है, अगर तुम सब इनोसेंट हो तो तुम लोग पहले अपने रूम की चेकिंग क्यों नहीं करवा लेते। वांग केट से कहता है, ये मेरे खिलाफ कोई चाल भी हो सकती है, इसलिए सब बॉयज़ के रूम्स की चेकिंग होनी चाहिए। इस पर केट उसे कहती है, तू मुझे न सिखाओ, तुम्हारे रूम की चेकिंग के बाद बाकी सबके रूम्स को भी चेक किया जाएगा। वांग जू तिंग से कहता है, तुम चेकिंग की शुरुआत अपने रूम से करके एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते, आखिर तुम तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। जू तिंग बोलता है, अगर केट उसका रूम चेक करना चाहती है तो वह उसे कभी मना नहीं करेगा। केट वांग को कहती है कि अगर उसने चोरी नहीं की तो वह उसे रूम की चेकिंग करने दे और बात खत्म करे। वैंग उसे कहता है कि वह उसका रूम चेक कर सकती है, लेकिन वह यह सब उसे रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं कर रहा। वांग जानता था कि आखिर में मजाकत किसका बनेगा। केट वांग के रूम की तलाशी शुरू करती है। जैसे ही वह एक कैबिनेट की तरफ बढ़ती है, वैंग उसे कहता है कि वहाँ मत देखो, लेकिन वहाँ खड़े बॉयज़ केट को फोर्स करते हैं कि वह कैबिनेट को खोलकर देखे। वांग ने ज़रूर वहाँ कुछ छुपाया है। जैसे ही केट ने कैबिनेट ओपन की, उसमें से बहुत सी गंदी सॉक्स निकलकर उसके मुंह पर गिर गईं। वहाँ खड़े सारे बॉयज़ सरप्राइज्ड हो गए। केट वैंग पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वांग ने जानबूझकर उसके साथ यह मजाक किया है। वांग हंसने लगा और उसने केट से कहा कि मैंने तो पहले ही मना किया था। वांग कहता है कि उसके रूम की चेकिंग हो गई है, अब दूसरों के रूम की भी चेकिंग होनी चाहिए। केट गुस्से में उसके रूम से बाहर निकल जाती है। इस समय वे रूम नो 1 के सामने खड़े हैं। जांग जायोन बताता है कि यह रूम डाक्सी डेविड का है, जो लियो जंग कंट्री की फेमस फैमिली डाक्सी का एक जीनियस मेंबर है। वे उस रूम को चेक किए बगैर आगे निकल रहे थे। तभी वांग ने उन्हें रोककर कहा, हमने यह रूम क्यों नहीं चेक किया, लगता है मिस केट सिर्फ वीक लोगों पर ही अपना जोर दिखाती है। वांग कहता है, यंग मास्टर जू और यंग मास्टर जांग, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग कितने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब क्या हुआ। हाँ, तुम सब कितने डरे हुए लग रहे हो। यंग मास्टर डाक्सी डॉर्म में नहीं रहते, तुम्हारे डर से भरे चेहरे देखने लायक हैं। कुछ देर बाद वे एक रूम के सामने से गुजरे। तभी वांग ने पूछा कि इस रूम में कौन रहता है। वांग बताता है कि इस रूम से खुशबू आ रही है, लगता है इस रूम में कोई लड़की है। तभी अचानक जूटिंग बोलता है कि यह उसका रूम है। जूटिंग बताता है कि वह एक ऑनेस्ट मैन है। वांग कहता है कि यह तो रूम की तलाशी के बाद ही पता चलेगा। इस पर जूटिंग ने वांग से कहा, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो और तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम पर नोबल्स को बदनाम करने का केस कर सकता हूँ। वांग ने जू से पूछा, जब बात तुम पर आई है तो तुम डर रहे हो, ऐसा क्यों। इसके बाद वांग ने यह सुनते ही मिस केट से कहा, तुम्हें समझना होगा कि इनमें से कौन अपने गलत इरादों को छुपा रहा है। इस पर गुस्से से जूतिंग बोला, तुम यह सब बोलकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो। तभी वांग केट से कहता है कि वे दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर उसने जूतिंग का रूम चेक नहीं किया तो इसका मतलब है वह उसकी साइड ले रही है। लेकिन जूतिंग केट से कहता है कि अगर वह चाहे तो उसका रूम चेक कर सकती है। जूतिंग कहता है कि एकेडमी में सब उसे जानते हैं कि वह किस टाइप का इंसान है। वांग कहता है कि हमें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए और जाकर रूम चेक करना चाहिए। केट जू के रूम में एंटर होती है और पहले कैबिनेट को चेक करती है। जैसे ही वह कैबिनेट को ओपन करती है, लड़कियों के चोरी किए हुए कपड़े जू टिंग की कैबिनेट से बाहर गिर जाते हैं। यह देखकर जू टिंग और बाकी सब बॉयज़ हैरान हो जाते हैं। जब केट अपने चोरी किए हुए कपड़ों को गुस्से से देख रही थी तो वैंग बोला,
अब सबको पता चल गया है कि चोर कौन है। केट को जूटिंग पर बहुत गुस्सा आता है। जूटिंग खुद को डिफेंड करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन केट उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसकी पिटाई कर देती है। इस बात की खबर हर तरफ फैल जाती है। इस खबर से एकेडमी के ऑफिस में भी हलचल मच जाती है। अब उन्हें लड़कियों के गुस्से का भी सामना करना होगा और साथ ही वुडोंग एकेडमी की रेपुटेशन को भी बचाना होगा। डीन जिन जूटिंग से कहता है कि उसे डर है कि यह ज़रूर किसी की चाल है, लेकिन वह टेंशन न ले, इसका ज़रूर कोई हाल निकल आएगा। लेकिन जूटिंग कहता है किस में इतनी हिम्मत है कि वह जू फैमिली से दुश्मनी मोल ले। एकेडमी का डीन दूसरे बच्चों के सामने जूटिंग को डिफेंड करते हुए कहता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जिस टाइम चोरी हुई तब जू कुछ मार्शल आर्ट्स के बच्चों के साथ कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहा था। डीन बताता है कि जू इनोसेंट है और उसे फंसाया जा रहा है। जूथिंग दिल में सोचता है कि वह वैंग को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ वांग अच्छे से जानता है कि यह सब उसे फंसाने के लिए एक प्लान था। वांग कहता है कि इस दुनिया में हाई स्टेटस के लोग सबको अच्छे से बेवकूफ़ बना सकते हैं। अगर वे अपनी इस चाल में सक्सेसफुल हो जाते तो अंजाम बहुत बुरा होता। वैंग बताता है कि इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी जानवरों से भी बुरी हो जाती है। चाहे इंसान हो या जानवर, इस दुनिया में सबके लिए हायरार्किकल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ लाखों हज़ारों सिटीजन्स मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। इस दुनिया में जो भी पावर और स्ट्रेंथ हासिल करना चाहता है उसे कल्टीवेशन करनी पड़ती है। पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हर लेवल पर डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। इस स्टेज पर किन फैमिली का स्टेटस खतरे में है। इतनी मुश्किलों के साथ वैंग एकेडमी में अपनी स्टडीज़ के साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी जारी रखता है। वैंग स्प्रिंग के स्टार्ट से समर तक कल्टीवेशन करता है और वह पावर फोर्स की 9 स्टेज को अचीव करके जेन्युइन स्टेज में पहुंच जाता है। वांग बताता है कि अब उसके पास इनर स्ट्रेंथ है और उसके पास बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उसने प्रीवियस लाइफ में प्रैक्टिस की थी और जिन्हें अब वह इस दुनिया में यूज़ कर सकता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल एंड फेमिनिन मेथड, जो कि एक मिस्टीरियस डार्क फोर्स है, द बोन ट्रांसफॉर्मेशन, बुद्धिस्ट क्लासिक इनविजिबल फोर्स, द डार्क नॉर्थ ड्रेनिंग पावर, जिससे आप अगले आदमी की इनर फोर्स लेकर खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैंग बताता है कि वह एक ऐसी एक्सरसाइज से शुरू करेगा जो मैस्कुलिन स्ट्रेंथ और सन पावर का कॉम्बिनेशन है। सन पावर की फर्स्ट स्टेज में कोई भी आग या पानी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वैंग बताता है कि अगर किसी के पास सन फोर्स की सेकंड स्टेज हो तो वह जेन्युइन फोर्स की सेकंड स्टेज के आदमी को हरा सकता है। तभी अचानक वांग के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब वांग ने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का बताता है कि एक बुरी खबर है, भाई यांग को जांग जायोन और उसके लोगों ने पकड़ लिया है। यह सुनते ही वैंग के जहन में एक चेहरा आ गया। यह लड़का जैक, यांग का रिलेटिव था। वांग ने गुस्से में कहा, तो तुम फिर आ गए हो, आज पुराना और नया हिसाब बराबर करेंगे। तभी वांग ने जैक से पूछा, वे यांग को कहाँ ले गए हैं? जैक बोला, बैम्बू फॉरेस्ट में। तभी बैम्बू फॉरेस्ट में जंग जायोन और उसका ग्रुप यांग के पैर बांधकर उसे उल्टा बैम्बू पर लटका देते हैं। वहाँ एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है, तुझे लगता है वैंग यहाँ आएगा? दूसरा लड़का हंसकर बोलता है, वैंग, उसका तो पहले कुत्ते जैसा हाल किया था, वह ज़रूर यहाँ नहीं आएगा। वहीं जंग जियोन यांग से कहता है, हमें मत दोष दो, अगर किसी को दोष देना है तो अपने दोस्त वांग को देना, जिसमें ज़रा भी अक्ल नहीं है। यांग गुस्से में उन्हें गंदा कीड़ा कहता है। इसका जवाब देने के लिए जांग जियोन यांग को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वांग अचानक वहां पहुंच जाता है। जांग जियोन और उसका ग्रुप सब हैरान रह जाते हैं। जू थिंग कहता है, यह लड़का सच में यहाँ आ गया। वांग उनसे कहता है, यांग को छोड़ दो, तुम लोग मुझे चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ। जू थिंग हंसकर बोलता है, अगर तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो तो हम तुम्हारा स्वागत ज़रूर करेंगे। और उसी वक्त जू थिंग रस्सी काटकर यांग को नीचे गिरा देता है। तभी वांग अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग पहले वापस जाओ, लेकिन यांग मना कर देता है। यांग कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं ये लोग देखें कि डोंगलिन टाउन के मार्शल आर्टिस्ट्स में भी हिम्मत है। हर कोई डरपोक या बेशरम नहीं होता, लेकिन डोंगलिन टाउन के बाकी मार्शल आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। जांग जायन फिर वांग से कहता है, पिछली बार तुझे मारकर ख़त्म नहीं किया, वो मेरी गलती थी, इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जांग जायन वांग को चैलेंज करते हुए कहता है, हिम्मत है तो आके लड़ो मुझसे। वैंग गुस्से में बोलता है, तुझे लगता है मैं पुराने हिसाब क्लियर करने आया हूँ? तो चल शुरू करते हैं। पीछे से जांग जायोन के दोस्त चिल्लाते हैं, वांग को सबका सिखा दे, इस बार गलती रिपीट मत करना। और तभी बैम्बू फॉरेस्ट का माहौल एक धमाकेदार लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जांग जायोन को याद था कि पिछली बार वह वांग को मारकर ख़त्म नहीं कर सका था। साथ ही जांग जायोन को अपने नए मार्शल आर्ट्स का टेस्ट करना था। उसने जूतिंग से कहा कि वह इस फाइट में जज बनेगा। जूटिंग ने अनाउंस किया, 1-on-1 ड्यूएल होगा, पुराने हिसाब बराबर करने का यह सही वक्त है। वांग ने एक तीखा कमेंट पास किया, जूतिंग, अपने चमचे का जज बन के मज़ा आ रहा है,
लेकिन जूतिंग हंसकर बोला, अगर एकेडमी का प्रेशर नहीं होता तो तू आज जिंदा नहीं होता, मैं तुझे उस दिन खत्म कर देता। दूसरी तरफ कुछ लोगों को खबर मिल गई थी कि वांग और जांग जायोन बैम्बू फॉरेस्ट्स में लड़ रहे हैं। लोग उस लड़ाई के बारे में बातें कर रहे थे और वाइट कपड़ों में एक बंदा सिर्फ चुपचाप यह सब सुन रहा था। बैम्बू फॉरेस्ट्स में जू तिंग ने दोनों वॉरियर्स को समझा दिया, यह एक फेयर ड्यूएल होगा और जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। फिर जू तिंग ने ड्यूएल शुरू होने का ऐलान किया। जांग जायन के दोस्त जोर जोर से बोल रहे थे, वांग को मार डालो, लेकिन यांग और जैक अपने दोस्त वांग के लिए काफ़ी चिंतित थे। जांग जायोन ने वांग को ताना मारते हुए कहा, इस बार तू लकी नहीं है, अब तू गया। वांग ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, कोशिश करके देख लो। जांग जायोन तुरंत वांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वांग आसानी से उसके मुक्के से बच गया। जांग जायोन को लगा उसे गलती हो गई और वह बार बार पंचेज मारने लगा, लेकिन हर बार वांग उसके अटैक्स से चालाकी के साथ बचता रहा। जांग जायोन हैरान था कि वांग इतना फास्ट कैसे मूव कर रहा था, लेकिन वांग अपने मन में सोच रहा था, पिछली लड़ाई में उसका स्टैमिना तो था लेकिन मूव्स स्लो थे, मैंने इस बार स्पेशली प्रैक्टिस की है। जांग जायोन गुस्से में चिल्लाया, तुझे सिर्फ बचना ही आता है क्या, सीधा अटैक क्यों नहीं करता। पीछे से लोग भी बोल रहे थे, वांग तू डरपोक है, सरेंडर कर दे और अपनी बेइज्जती मत करवा। वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तू इतना स्लो है, मैं क्या करूं। यह सुनकर जांग जायोन का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपने पावरफुल ऑरा में आ गया और बोला, देख ले तू कितनी देर टिकता है। जायोन ने अपनी नई टेक्निक ब्रेकिंग विंड फिस्ट का यूज़ किया और वांग के पेट पर जोर से मार दिया। उसके इम्पैक्ट से एक जोर का धमाका हुआ और जांग जायोन को लगा कि उसने वांग को हरा दिया है। जांग के दोस्त बोल रहे थे, वांग अब तक तो मार गया होगा, लेकिन तभी जांग जायोन ने देखा कि वांग अपनी जगह पर खड़ा था, रेड डिमोनिक आइज के साथ। जायन और जू तिंग दोनों सरप्राइज हो गए और क्राउड भी कंफ्यूज था कि वांग कैसे अब तक खड़ा है। वांग ने जायोन से कहा, बस इतनी ही तेरी फुल फोर्स थी। तभी उसने एक पावरफुल पंच जायन के चेहरे पर मार दिया। उसके इम्पैक्ट से जायन हवा में उड़कर दूर गिर गया और वहीं उसका अंत हो गया। एक ही पंच में जायन खत्म हो गया। उस एरिया में सब सरप्राइज थे, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक लड़का बोला, एक हम्बल फैमिली का लड़का एक वेल्थी फैमिली को कैसे हरा सकता है। जू तिंग अब भी शॉक में था। वह सोच रहा था कि वांग ने कुछ महीनों में इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया। दूसरी तरफ यांग और जैक खुशी से चिल्ला रहे थे, हमारा भाई वांग तो सुपर पावरफुल है। जैक ने पूछा, वह मूव क्या था जो एक ही बार में काम कर गया। वांग मुस्कुराते हुए बोला, वह मूव तुम्हें किसी और दिन सिखाता हूँ। वांग ने एक तीखी नज़र जू तिंग पर डाली और कहा, मैं यंग मास्टर जुओ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस ड्यूएल का जज बनने के लिए। जू तिंग बस अपना गुस्सा दबाकर अपने दांतों को पीसने लगा। फिर जू तिंग ने अपने चेलों को हुक्म दिया, जल्दी से डीन और फेडरल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करो कि किन वांग ने जांग परिवार के बेटे को एक प्राइवेट फाइट में मार डाला। चेले तुरंत जू तिंग के हुक्म पर चल पड़ते हैं। इसी बीच जार ने अपने फादर से पूछा, क्या बात है। मास्टर किन ने समझाया, एक आदमी जो हर्बल मेडिसिन शॉप का मालिक है, वह जुओ फैमिली में से किसी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आया था। फिर उन्होंने जार को तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी शादी उनके साथ होने नहीं दूंगा। लेकिन जार मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई डर नहीं है जब तक आप और वैंग मेरे साथ हो। दूसरी तरफ जैक ने वैंग से कहा, हमें डोंगलिंग टाउन भाग जाना चाहिए। लेकिन यांग बोला, भागने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूएल फेयर था और सबने अपनी आंखों से देखा, अगर हम भागे तो गलतियों का इल्ज़ाम हम पर लग जाएगा। वांग ने अपने दोस्त को तसल्ली दी और बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे देखना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। वांग ने उन्हें यह भी कहा, तुम लोग मेरे साथ मत रहो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। यांग और जैक ने जवाब दिया, हम तुम्हारे साथ मुसीबत का सामना करेंगे। थोड़ी देर बाद एकेडमी का डीन वहां आया और चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ परेशानी मत क्रिएट करना। जिन ने वांग पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने पर्सनल फाइट्स करके एकेडमी के नियम तोड़े हैं। वांग अपने रूम से आया और डीन से पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को अंधा मानते हैं। वांग ने समझाया, ड्यूएल फेयर था और जू तिंग जज था। लेकिन जू तिंग ने मना कर दिया और कहा, कोई फेयर ड्यूएल नहीं था। वांग ने जानबूझकर जंग जायोन से बदला लिया। उसने जिन को कहा, अगर भरोसा नहीं है तो सबसे पूछिए। जू तिंग की धमकी के बाद सभी लड़कों ने चुप रहना पसंद किया। जिन बोला, देखा किसी ने तुम्हारे हक में कुछ नहीं कहा। तभी यांग और जैक खड़े हो गए और कहा, हम गवाह हैं कि ड्यूएल फेयर था। लेकिन जिन बोला, तुम सब डोंगलिंग टाउन के हो, तुम्हारे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं। तभी जंग मारियो और उसका बेटा जांग याओ वहाँ आ गए। जंग मारियो गुस्से से चिल्लाया, मेरे बेटे का कातिल कहाँ है। जू तिंग ने डीन जिन से कहा, एविडेंस क्लियर है, वांग को तुरंत अरेस्ट करो। जिन ने वांग को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। वांग ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, इस कंट्री में सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। जिन बुई ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी एक आवाज़ आई, रुको। दाक्सी दाओंग वहाँ आ गया। उसने जू तिंग से पूछा, क्या जज बनने का यह तरीका है। दाक्सी दाओंग ने सबके सामने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि ड्यूएल फेयर था और जू तिंग जज था। जिन ने उससे पूछा,
क्या यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा? दाक्सी दाओंग बोला। मैंने कभी झूठी गवाही नहीं दी। जिन के पास अब कहने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा। वांग ने एकेडमी के रूल्स को तोड़ दिया और वह गलत है। वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे यहाँ रहने का शौक है? मैं यहाँ सिर्फ जांग जायोन का इंतजार कर रहा था, जो खुद अपनी मौत के लिए आया। वांग और उसके दोस्त एकेडमी छोड़ने लगे। जिन ने उन्हें धमकी दी, 3 साल बाद होने वाले मार्शल आर्ट्स एग्जाम्स में तुम फेल हो जाओगे। वांग ने जवाब दिया, यह एग्जाम्स होली लैंड के अंडर हैं। तुम जैसे एरिस्टोक्रेट्स के चमचे उन्हें बदल नहीं सकते। जिन चुप रह गया। जांग मारियो गुस्से में बोला, तुम मेरे बेटे का कातिल हो, तुम आसानी से नहीं बचोगे। वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक फेयर ड्यूएल था और जो कुछ हुआ वो सब किस्मत का खेल था। जांग मारियो बोला, तुम्हें 3 साल बाद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग जानता था कि जांग फैमिली के हेड जांग मारियो के पास जेन्युइन फोर्स की 2nd रैंक की स्ट्रेंथ है और वह उसे अभी हरा नहीं सकता। इस पर वांग ने जवाब दिया, 3 साल के बाद हम फिर मिलेंगे, तब सबका हिसाब होगा। डीन मारियो से कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि डाक्सी फैमिली अब किन फैमिली को सपोर्ट कर रही है। और वैसे भी फैमिली क्लास इवैल्यूएशन में सिर्फ 3 साल बचे हैं। उसके बाद किन फैमिली का दी एंड हो जाएगा। उसके अगले ही दिन डाक्सी फैमिली के हेड डाक्सी डंग बोलते हैं, ये किन वांग कोई आम बंदा नहीं है। उसने अपने इमोशंस को बहुत टाइम तक दबाकर रखा और एक धमाकेदार काउंटर अटैक का इंतजार किया। अब उन पावर हाउसेस को जो किन फैमिली को लूटने का प्लान कर रहे थे, काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दाओंग ने पूछा, लेकिन क्यों? मेरा मतलब, किन वांग ने तो जंग जायोन को सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में मारा था जो मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स के बीच हुई थी। इस बात से ओवरऑल सिचुएशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर ने बोला, अगर तुम विटनेस बन के सामने नहीं आते तो उन्हें वैसे भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही तुम सामने आए सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अब जू फैमिली और दूसरे लोग भी शक करेंगे कि किन फैमिली को डाक्सी फैमिली सपोर्ट कर रही है। दाओंग ने पूछा, तो क्या हमें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी चाहिए और किन फैमिली से डिस्टेंस रखना चाहिए? डाक्सी हैंग ने बोला, बिल्कुल नहीं, हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी किन वांग बहुत ब्रेव और स्मार्ट है और हमारा किन फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता रहना चाहिए। फिर दाओंग ने अपने डैड से पूछा, मेरे बड़े भाई का कुछ पता चला? डाक्सी हैंग ने बोला, अभी तक तुम्हारे बड़े भाई की कोई खबर नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई मैच्योर है, वह अपने मैटर्स खुद देख लेगा। जैक ने वांग से पूछा, क्या हम सेफली घर पहुंच जाएंगे? मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं रास्ते में हमारे ओपोनेंट्स हमला न कर दें। वांग ने शांति से बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। यांग ने बोला, लेकिन तुझे इतनी श्योरिटी कैसे है? वांग तुरंत बोला, 4 शब्दों में जवाब, वेनरेबल डाक्सी फैमिली। फिर यह खबर कि किन वांग ने प्रोमिनेंट फैमिली के बच्चों को हरा दिया और स्कूल से निकल गया। यह न्यूज़ जल्दी ही डोंगलिन टाउन तक पहुंच गई। मास्टर किन ने अपनी बेटी जार से बोला, हमें वैंग को लेने जाना चाहिए, वह अब तक लौटने ही वाला होगा। उस वक़्त मास्टर किन लायन और वांग ने जांग जायन का बदला सफलता से लिया, लेकिन अचानक मेडिसिनल हर्ब शॉप का दुकानदार न्यू दा और उसका बड़ा बेटा न्यू फैन किन के घर पहुंच गए। न्यू डा ने अपने बेटे से कहा कि वह मिस जार से बात करे, लेकिन मास्टर किन ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तब न्यू डा ने मास्टर किन से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें समझाया कि वे लोग रिश्ता लेकर आए हैं। इसके अलावा वह आपस में मिलकर काम करने पर भी बात करना चाहता था, लेकिन मास्टर किन कन्फ्यूज्ड हो गया कि यह आदमी क्या कह रहा है। तभी वांग वहां आ गया और उसने सीधा पूछा, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? न्यू दा ने कहा, यंग मास्टर किन, आप वापस आ गए। सुना है आपने एक प्रोमिनेंट फैमिली के बेटे को हराया है, बधाई हो। लेकिन न्यू डा के दिमाग में यह बात थी कि वांग ने जांग जायोन को हराने के लिए ज़रूर किसी और से मदद मांगी होगी। फिर वांग ने न्यू डा से कहा कि वह ऑलरेडी लेट हो चुका है और मास्टर जुओ सिर्फ सीट ही नहीं जीतना चाहता, बल्कि वह किन परिवार को बर्बाद करना चाहता है। न्यू डा ने कहा, क्या ऐसी बात है? मैं मिस्टर जुओ को जानता हूँ। अगर किन फैमिली का हेड अपनी सीट दे दे और शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो मैं किन फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन वांग ने उसे सीधा जवाब दिया, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। और उसने कहा कि किन फैमिली मिस्टर जुओ की पावर दिखाने का इंतजार कर रही है। न्यू डा ने मास्टर किन से पूछा, क्या आपके परिवार में अब बच्चों का राज चल रहा है? मास्टर किन ने कहा, हाँ बिल्कुल, वांग की बात मेरी बात है। उसके बाद मास्टर किन ने भी न्यू डा को वापस जाने को कहा, लेकिन न्यू फैन ने वांग से कहा, अगर आज तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराई तो तुम पछताओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन वांग ने उसे कहा, अपनी शादी का शौक कहीं और जाकर पूरा करो। फिर उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। न्यू दा ने कहा, इस फैमिली को तो अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं पता, देखना तुम सब कैसे मरे जाओगे। दूसरी तरफ वांग ने अपने फादर को सब कुछ समझाने की कोशिश की क्योंकि उसे डर था कि उसका बाप उसे दोष देगा। लेकिन मास्टर किन लायन ने कहा, एक प्रोमिनेंट फैमिली को ड्यूल में हराना बहुत गर्व की बात है, तो मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ। लेकिन वांग ने कहा, जांग जायोन की मौत सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके फादर भी उससे सहमत थे और कहा,
कि ये वेल्थी फैमिलीज आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी। तभी मास्टर किन लायन को इतनी तेज खांसी आई कि उसने खून की उलटी कर दी। वैंग ने कहा कि यह ओवर ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। वैंग सोचता है कि उसके बाप की बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं है और अगर वह जल्दबाजी करेगा तो उसकी अपनी ही कई पावर उसे नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल उसकी प्रीवियस लाइफ की तरह। फिर भी मास्टर किन ने उन्हें बताया कि वह ठीक है, लेकिन जार कहती है कि वह डॉक्टर को बुलाने जाएगी। लेकिन वैंग ने उन्हें बताया कि उसके पास इस मसले का एक हाल है, इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मास्टर किन और जार दोनों हैरान हो गए और पूछा कि क्या उसके पास सच में इसका हाल है। इसके बाद वैंग ने अपने बाप का इलाज शुरू कर दिया। फिर उसने अपने बाप से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। मास्टर किन ने बताया कि वह अब बहुत बेहतर फील कर रहा है। वांग ने अपने बाप को समझाया कि वह ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी काय सही समय पर बैलेंस नहीं हो पाई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि काय बिगड़ गया और कंट्रोल से बाहर हो गया, जो शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाने लगा। वैंग ने एक सिल्वर नीडल का यूज़ करके उसके अंदर की बिखरी हुई काय को बाहर निकाल दिया। एक ही पल में किन लायन अपने बेटे के स्किल्स देखकर हैरान रह गया। उसने वैंग से पूछा कि उसने ये स्किल्स कहाँ सीखी हैं। वैंग ने बताया कि वुडोंग अकेडमी में इतने साल पढ़ने के बाद उसने और कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन उसने बहुत सारे मेडिकल क्लासिक्स पढ़े हैं। उसने कहा कि वह और भी बहुत कुछ सीखेगा। मास्टर किन लायन यह सुनकर सरप्राइज हो गए। वैंग ने समझाया कि सिल्वर नीडल सिर्फ बिखरी हुई एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन यह सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती है, असली समस्या को खत्म नहीं करती। अगर मास्टर किन लायन प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। मास्टर किन सिर्फ तभी एक नया जीवन पा सकते हैं अगर वह शयन स्कूल की मास्टरपीस बुक टेंडन चेंजेस, वॉशिंग द मैरो, कटिंग द हेयर और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच को सही तरीके से कल्टीवेट करें। वैंग ने अपने बाप को बताया कि जब वह वुडोंग अकेडमी में था तो उसने लाइब्रेरी से एक बुक ले ली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई। उसने अपने बाप से कहा कि वह एक बार उसे देखे। मास्टर किन शॉक्ड हो गए और पूछा कि क्या वैंग ने वाकई ये वुडोंग अकेडमी से ली थी। वांग ने जवाब दिया कि इडियट जिन बुए भी उसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हो सकती है, इसलिए वह उस बुक को अपने साथ ले आया। लेकिन वैंग के दिमाग में यह सवाल था कि क्या उसका बाप उसकी बात पर यकीन करेगा। मास्टर किन बताते हैं वुडोंग अकेडमी की हिस्ट्री कई सौ साल पुरानी है और यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहाँ सीनियर्स ने ऐसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स छोड़ रखे हैं। मास्टर किन ने कहा कि अगर जिन बुए न होता तो वुडोंग अकेडमी आज जो है वह नहीं बन पाती होती। वांग ने अपने बाप से पूछा कि उस बुक में क्या लिखा है। मास्टर किन ने बताया कि वह एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स कलेक्शन है। यह मार्शल आर्ट्स बिल्कुल वैसे ही है जिसकी किन फैमिली में कमी है, जैसे ऊपर मेंशन किया गया है, ब्रेक एंड स्टैंड अप, वॉश द मैरो एंड कट द हेयर और फिर रीबर्थ। वांग ने कहा क्या यह बहुत रिस्की नहीं है। उसके बाप ने जवाब दिया कि कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की पीक तक पहुंचा है उसे बहुत से रिस्क से गुजरना पड़ता है। उसके बाद मास्टर किन लायन ने अपने बेटे से कहा कि फ्यूचर में जब तुम पर मुश्किल समय आएगा तो यह एक्सरसाइज तुम्हारे काम आएगी। लेकिन वैंग ने कहा कि यह फ्यूचर की बात है और वह इस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने अपने बाप से कहा अगर आप चाहते हैं तो पहले आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लें, शायद इससे आपकी कंडीशन बेहतर हो सके। मास्टर किन ने कहा ठीक है, पहले मैं इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लूँ, पर जब तुम एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाओगे मैं तुम्हें यह एक्सरसाइज सिखाऊंगा। उसने जार से भी कहा कि वह फ्यूचर में घर की जिम्मेदारी उसे देगा क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। मास्टर किन ने कहा कि उस एक्सरसाइज की मदद से वह फैमिली क्लास इवैल्यूएशन से पहले जेन्युइन फोर्स के सेकंड स्टेज तक पहुंच सकते हैं और हम्बल क्लास की सीट भी बचाई जा सकती है। वोंग के दिमाग में यह बात थी कि अगर मास्टर किन लायन ने टेंडन चेंजेस की बुक प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो न सिर्फ उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, बल्कि उसकी मेरिडियंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। फ्यूचर में उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाएगी। इन 3 सालों में वैंग के फादर के पास जेन्युइन फोर्स के 4th रैंक तक पहुंचने का अच्छा मौका है। इसी बीच जांग फैमिली का हेड अपने बेटे की चिता के सामने खड़ा था। उसने दबे हुए गुस्से से कहा मैं वैंग और उसकी पूरी किन फैमिली से अपनी नफरत का पूरा बदला लूंगा। तभी उसके पीछे खड़े आदमी ने कहा कि वह उसकी फीलिंग्स समझता है, लेकिन बदला लेने का वक्त अभी सही नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। पेट्रियार्क जांग के दिमाग में असल में वेल्थी जुओ फैमिली ही है जो किन फैमिली की हम्बल क्लास की सीट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसका बेटा सिर्फ एक मोहरे की तरह इस खेल में फंस गया था, लेकिन वह एक वेल्थी फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए वह अपने दिल को यह समझाने लगा कि यह सब किन फैमिली की वजह से हुआ है। उसी समय पेट्रियार्क जांग ने जुओ हाई से कहा फिक्र मत करो, मैं हम्बल किन फैमिली को समझ गया हूँ, मैं तुम्हें 3 साल और जीने दूंगा। इसी वक्त ग्रेट कांग माउंटेन पर वांग रिहर्सल कर रहा था। तभी जैक और यांग वहाँ आ गए। उनके चेहरों पर घरवालों की मार के निशान थे क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के स्कूल छोड़ दिया था।
यांग ने बताया कि उन्होंने सिस्टर जार से सुना था कि वांग हर सुबह ग्रेट कैंग माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने जाता है। वांग ने कहा कि वह सही है। फिर वांग ने उनसे पूछा कि उनके प्लान्स क्या हैं। यांग ने कहा कि वह घर पर बस कुछ बेसिक टेक्निक्स ही प्रैक्टिस कर सकता है। यांग ने कहा, यह एक बड़ी शर्म की बात है कि उनके पास मार्शल आर्ट्स की बुक्स का कोई कलेक्शन नहीं है। इसलिए उन्हें डर है कि जब वह मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें पिटाई खानी पड़ेगी। यांग ने वांग से पूछा कि उसने इतनी जल्द कैसे कल्टीवेशन कर ली। बस कुछ ही मंथ्स में उसने इतना इम्प्रूव कर लिया कि जांग जायोन को हरा दिया। जैक ने भी वांग से पूछा कि क्या वह उन्हें भी मार्शल आर्ट्स सिखाएगा। वांग के दिमाग में यह बात थी कि यांग और जैक एक हम्बल फैमिली में पैदा हुए हैं और वह कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वह उस एनवायरनमेंट में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी दुनिया में किन वांग जैसे लो स्टेटस वाले के लिए ऐसे दोस्तों का मिलना मुश्किल है। लेकिन वांग ने उन्हें बताया कि अगर वह सीखना चाहते हैं तो वह उनके लिए एक कस्टमाइज्ड कल्टीवेशन मेथड तैयार करेगा। अगर वह उसे फॉलो करें तो मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वांग ने उन्हें याद दिलाया कि कल्टीवेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ लगातार मेहनत और हिम्मत है। यह सुनकर यांग और जैक बहुत खुश और एक्साइटेड हो गए। अगले 3 महीने तक किन वांग उन दोनों को बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस करवाता रहा, लेकिन लग रहा था कि ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह मेडिटेशन भी करते और ग्रेट कांग माउंटेन के गिर्द दौड़ भी लगाते थे। एक दिन यांग और जैक ने वांग से मिलने के लिए दौड़ लगाई ताकि वांग उन्हें छोड़कर न चला जाए। आखिरकार वह वांग तक पहुंच गए। यांग ने तुरंत पूछा कि क्या वह अब वांग के लेवल के करीब हैं, लेकिन अचानक वह दोनों हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वांग आयरन ब्लॉक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वांग ने उन्हें बताया कि कल से वह भी वही करेंगे। दूसरी तरफ वांग अब उन्हें ऑफेंसिव मार्शल आर्ट्स का एक नया सेट सिखाने वाला था। यांग और जैक के पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, इसलिए उनके मार्शल आर्ट्स स्टाइल भी अलग होंगे। यांग 18 डिशेस टेक्निक सीखेगा जो कि पावरफुल, विशियस और मैस्कुलिन रूट से बिलोंग करती है। जैक सीज द फ्लेक्सिबल सर्पेंट सीखेगा जो कि एक ट्रिकी मार्शल आर्ट्स स्किल है। इस मोमेंट पर वांग ने उन्हें बोला कि उसके साथ मंत्र पढ़ें और ध्यान से सुने, क्योंकि वह सिर्फ एक ही बार सिखाएगा। तभी वांग ने फोकस करते हुए मंत्र बोला, वॉक लाइक अ प्लाउ, सेट फुट इज रूट। ये दोनों तुरंत वांग के मंत्र को फॉलो करने लगे। यांग और जैक दोनों हैरान हुए क्योंकि सिर्फ मंत्र पढ़ने से ही उन्हें अपनी बॉडी में एक पावर फील हुई। यांग को यकीन नहीं था कि वांग उन्हें यह मार्शल आर्ट्स देगा, क्योंकि उसके हिसाब से यह उनके फैमिली के मार्शल आर्ट्स से भी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन वांग ने बोला कि इसे लो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि वह उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानता है। इसके बाद यांग और जैक ने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस शुरू कर दी। बेसिक ट्रेनिंग के साथ दिन ब दिन यांग और जैक की स्ट्रेंथ स्लोली इम्प्रूव होती गई। ये दोनों इम्यून सन्स कल फिर किनवांग के साथ बाहर गए और मस्ती की। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, मैं आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उन्हें बोला था कि किन फैमिली से दूर रहें। लेकिन वह अचानक शॉक हो गया जब उसने यांग और जैक को ड्यूएल करते देखा। वह अपनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। यह आदमी यांग का फादर था। वह सोच रहा था कि ये दोनों बच्चे इतने पावरफुल कब बन गए। उसने बच्चों से पूछा कि ये मार्शल आर्ट्स उन्हें किसने सिखाया है। यांग और जैक दोनों शॉक हो गए जब उन्होंने यांग के फादर को देखा। फिर जैक ने बोला कि ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक हमारे भाई वांग ने हमें सिखाई है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से किन फैमिली ने एक प्रोमिनेंट फैमिली से पंगा लिया था। किन फैमिली से दोस्ती उनके लिए फ्यूचर में अच्छी साबित नहीं होगी। उसने उन्हें वांग से दूर रहने को बोला। लेकिन जैक ने अपने अंकल को बताया कि उन्होंने वांग से बहुत कुछ सीखा है। तो उस आदमी ने बोला कि वह आज उनका टेस्ट लेगा। उसने कहा कि यांग और जैक साथ में उस पर अटैक कर सकते हैं और उसे पंचेस से बचने के लिए इंटरनल पावर की ज़रूरत नहीं होगी। यांग ने अपने फादर से पूछा कि क्या वह सीरियस है, क्योंकि वह अपने फादर को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके फादर ने इंसिस्ट किया कि वह अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करें और उस पर अटैक करें। दोनों लड़के तैयार हुए, एक दूसरे की तरफ देखा। मिस्टर हु के दिमाग में यह था कि उनके मूव्स ब्लॉक करने के लिए उसे इंटरनल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वह उन्हें एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन की स्ट्रेंथ दिखाएगा। यांग के हिसाब से उसका फादर जेन्युइन फोर्स का मास्टर था, तो उसे अपना बेस्ट देना था। अचानक यांग और जैक ने फुल पावर से अटैक किया। अचानक यांग ने फादर से पूछा कि वह ठीक हैं क्या। मिस्टर हु ने यह बोला, ये लो लेवल अटैक तुम्हारे फादर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैक, तुम लोग किनवांग के साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। जैक उसकी जेन्युइन फोर्स से इम्प्रेस्ड था, लेकिन मिस्टर हु अचानक घुटनों पर गिर गया और खून वॉमिट कर दिया। मिस्टर हु के हिसाब से ये मार्शल आर्ट्स इतनी भी वीक नहीं थीं, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये इतनी स्ट्रांग होंगी। मिस्टर हु जानते थे कि ये दोनों अभी मार्शल आर्ट्स की इनिशियल स्टेज में हैं। अगर वह प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो बड़े अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। लगता है वांग ने जांग जायोन को अपनी स्ट्रेंथ से हराया था। मिस्टर हु ने यांग और जैक को वांग के साथ जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि शायद वह हु फैमिली को ऐसा स्टेटस दिला सकते हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। इस समय जब ये लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे
जैक ने यांग से बोला कि वह इस साल में बहुत पावरफुल फील कर रहा है। यांग ने भी अग्री किया और बोला कि वैंग ने जो टेक्निक्स सिखाई वो बहुत पावरफुल हैं। यांग के साथ वह मार्शल आर्ट्स एग्जाम में रैंक 5 तक पहुंचकर सेटिस्फाइड था। उसके हिसाब से जब जैक 5th स्टेज तक पहुंच जाएगा तो पावर फोर्स तक पहुंचना कुछ ही समय की बात है। पावर फोर्स के साथ वह फैमिली को इनहेरिट कर सकता है और फ्यूचर में उन्हें अपने फादर से मार खाने का डर नहीं रहेगा। लेकिन वांग के मुताबिक ये सेट सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज है। अगर यांग और जैक प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो वह एक ऐसी स्टेट तक पहुंच जाएंगे जो वह अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अचानक वांग ने उन्हें बोला कि वह एक ऊंची जगह पर कल्टीवेट करने जा रहा है और फिर वांग ने अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी। 1 साल गुजर गया और वांग सन फोर्स के 6th लेवल तक पहुंच गया। उसकी पावर प्रीवियस लाइफ से 50% रिस्टोर हो गई। वांग ने खुद से बोला कि उसे और हार्ड वर्क करना है और फैमिली क्लास इवैल्यूएशन से पहले 80% तक पावर रिस्टोर करनी है। वांग के दिमाग में यह बात थी कि इन 2 सालों में उसे किन फैमिली को टॉप पर वापस लाना है और प्रेजेंट लाइफ में हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। फिर भी यांग और जैक ने अपने मार्शल आर्ट्स को बहुत प्रोफिशिएंटली प्रैक्टिस कर लिया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि किन लायन शान ने बुक ऑफ टेंडन चेंजेस की मदद से जेन्युइन फोर्स के 3rd स्टेज हासिल कर ली थी और किन वांग ने न सिर्फ सन फोर्स को कम्प्लीटली मास्टर किया बल्कि 2 मार्शल आर्ट्स सेट्स कॉन्जील्ड फिंगर और 9 सन्स पाम्स भी प्रैक्टिस किए। 2 साल बाद मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम ऑफिशियली शुरू हुआ। इस वक्त तक वांग बहुत चेंज हो चुका था। रजिस्ट्रेशन के दिन वांग अपनी सिस्टर और फादर के साथ वेन्यू पर था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात थी कि अपने फादर की वजह से वह हायर सीट के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वह एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वांग ने अपने फादर से बोला कि उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करने दे। मास्टर किन ने कहा, अच्छा है, तुम्हें ये चीज़ें जल्दी या बाद में फेस करनी ही हैं। तुम्हारी सिस्टर और मैं बाहर वेट करेंगे। जैसा वांग ने एक्सपेक्ट किया, इस दुनिया में अरिस्टोक्रेट्स प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी ही इतनी थी कि ज़्यादातर सिविलियंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वांग के मुताबिक किन फैमिली के एंसेस्टर्स वेल्थी थे। अगर वह किन फैमिली को वेल्थी क्लास की सीट वापस दिला सके तो उसके फादर बहुत खुश होंगे। वेल्थी क्लास में जाने के लिए कम से कम एक स्टेज 4 जेन्युइन फोर्स वॉरियर की ज़रूरत होती है। वैंग की करंट स्ट्रेंथ अगर स्टेज 8 जेन्युइन फोर्स से ऊपर हो तो वह किसी को भी बीट कर सकता है। किन वांग अब स्टेज 8 जेन्युइन फोर्स पर है। फिर भी जब वांग ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास किया, एक रूड बंदे ने उससे बोला कि बस फॉर्म डाल दो और क्वालिफिकेशन कार्ड के साथ इवैल्यूएशन क्लास में एंटर करो। वांग को महसूस हुआ कि वह बदतमीज़ लड़का उसके साथ दूसरों से अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। अचानक जंग मारियो वहां पहुंच गया और बोला, मास्टर केन, तुम एक हम्बल क्लास फैमिली के हेड हो, जबकि ये सारे ओल्ड मास्टर्स हैं। तुम्हें इन्हें इज्जत देनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। यह मोटा बंदा अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए इनवाइट करके लाया था ताकि वह एक हम्बल फैमिली को एक वेल्थी फैमिली से बेइज्जत होते हुए देख सके। वांग का मार्शल आर्ट्स का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, इसलिए पब्लिक में इन लोगों से लड़ना सही नहीं था। तभी वहाँ वांग आ गया और जांग मारियो से बोला, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो, क्या कल रात को कोई बुरा सपना देखा है? जांग मारियो ने वांग से बोला, एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब बदला लेना है और कब आगे बढ़ना है। लेकिन वांग ने बोला, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। मैं और मेरे फादर तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें वो हम्बल क्लास सीट ज़रूर देंगे। जांग मारियो ने तुरंत बोला, एक समझदार इंसान समय के हिसाब से डिसीजन लेता है। फिर उसने मास्टर किन से बोला, तुम्हारा बेटा तुमसे ज़्यादा समझदार है। वांग बोला, यह एक प्रॉमिस है ओल्ड मास्टर, फिर मिलेंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन लेफ्ट में खड़े एक आदमी ने अपने मास्टर जांग से पूछा, क्या आप सच में वांग की बात पर बिलीव करते हैं? जांग मारियो ने जवाब दिया, बिलीव करो या ना करो, मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं हम्बल क्लास की सीट किन फैमिली से लेकर रहूँगा, चाहे किन फैमिली चाहे या ना चाहे। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी जांग के मुताबिक पिछले 3 साल में उसने पता करवाया था कि किन फैमिली का डैक्सी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं था। उसने पीछे खड़े आदमी से पूछा, अब समझ आया तुम्हें क्या करना है? उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ समझ गया। दूसरी तरफ जार ने वांग से बोला कि उनकी हम्बल फैमिली को उनके फादर ने बहुत मुश्किल से मैनेज किया था, तो उसने पूछा कि वैंग अपने एंसेस्टर्स को क्या जवाब देगा। मास्टर किन भी कंफ्यूज था और वांग को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वांग ने उन्हें बोला, मुझ पर बिलीव करो, मैं कभी किन फैमिली को एक कदम भी पीछे नहीं होने दूंगा। अगर हम्बल क्लास से सीट चाहिए तो उसे वेल्थी क्लास से रिप्लेस करनी होगी। शाम के समय वांग लेटे हुए सोच रहा था कि अगर इस दुनिया के रूल्स न होते कि हायर टाइटल के लिए मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, तो वह इन छोटे बदमाशों को अच्छा सबक सिखाता। तभी वह अलर्ट हो गया। उसने फील किया कि दरवाजे पर कोई है। एक आदमी अचानक अंदर आया और वैंग पर अटैक करने लगा, लेकिन वैंग फास्ट था। उसने डॉज किया और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, फिर काउंटर अटैक में उसके गले को पकड़ लिया, जिससे वह मूव नहीं कर सका। वह आदमी सोच रहा था कि
कि एक मार्शल लड़के ने उसकी जेन्युइन फोर्स का मुकाबला कैसे किया। अचानक वांग ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? वह आदमी शॉक हो गया तो वांग ने बोला, लगता है तुम सीधी तरह जवाब नहीं दोगे। तुरंत उस आदमी ने बताया कि ओल्ड मास्टर जंग मारियो ने भेजा था। उसने बताया कि जंग मारियो ने उसे वांग को मारने और उसकी सिस्टर को किडनैप करने को बोला था। बिना कुछ बोले वांग ने उस आदमी को मार दिया। वांग ने कातिल की डेड बॉडी को देखते हुए बोला, जंग मारियो, मैंने तुमसे पंगा नहीं लिया, लेकिन तुम खुद मुझसे पंगा ले रहे हो। वांग ने प्रॉमिस किया, अगर मिस्टर जंग खेलना पसंद करता है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। अगली सुबह रिवर स्क्वायर पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम के लिए आए। किन फैमिली भी वहाँ थी। इस एग्जाम में हाईएस्ट रेल्म स्टेज 9 था। इस दुनिया में ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स स्टेज 4 या 5 पर होते हैं। कुछ वेल्थी फैमिलीज़ के बच्चे स्टेज 6 या 7 तक पहुँचते हैं। लोगों में डिस्कशन चल रही थी और सिर्फ डैक्सी यंग को स्टेज 9 तक पहुँचने की होप थी। लेकिन जुओ टिंग के दिमाग में इस बार उसका सिर्फ एक दुश्मन था, डैक्सी यंग। दूसरी तरफ यांग और जैक भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए आए। अचानक वैंग ने उनसे पूछा, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हो? यांग ने बोला, इतने टाइम तुम्हारे साथ कल्टीवेट करके अगर मुझे ग्रेड न मिला तो मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा? न्यूदा ने बोला, मास्टर किन, तुम्हारा बेटा भी शो के लिए आया है। न्यूदाओ, जो कि न्यूडा का दूसरा बेटा था, उसने वांग से पूछा, तुम स्टेज 1 या स्टेज 2 के लिए लड़ने आए हो? यांग गुस्से में आ गया और न्यू से बोला, तूने क्या कहा? न्यू ने जवाब दिया, मैंने बोला तुम दोनों वांग के पीछे दिन भर घूमते हो, क्या फ़ायदा, क्यों ना मुझे फॉलो करो। यांग ने गुस्से से बोला, तुझे मेरे भाई वांग से ऐसे बात करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वांग काम रहा और बोला, भाई न्यू ने जो कहा वो सच है, हम सच में वीक हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद तुम्हें हमें अपना छोटा भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वांग ने न्यू के शोल्डर पर हाथ रखकर बोला, टेस्ट में हमारा ख्याल करना। न्यू को यह अजीब लगा। फिर न्यू ने अपना इंट्रो यंग मास्टर डैक्सी को दिया, जो डोंगिन सिटी से था। उसने बोला कि वह हम्बल फैमिली में प्रमोट होने वाला है। वह डैक्सी यंग से फेवर मांग रहा था कि टेस्ट में उसका ख्याल करे, लेकिन डैक्सी यंग ने बोला, चले जाओ यहाँ से। यांग और जैक न्यू को देखते हुए हंस रहे थे। उसने वेल्थी फैमिली से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसका चेहरा पसंद नहीं आया और उसे जाने को बोल दिया। दूसरी तरफ मास्टर किन ने अपने बेटे से बोला, अपना बेस्ट करना, फैमिली की होप तुम पर है। वांग ने फादर को बोला, टेंशन मत लें, चलें अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। फिर एक ब्यूटीफुल लेडी ने सब मार्शल आर्टिस्ट को हेलो किया और अपना इंट्रो दिया। वह यिंग शुआन थी, एग्जाम की ओपनर। उसने रूल्स अनाउंस किए, लियो जोंग कंट्री टाउन के अराउंड 3 घंटे भागना है। पूरा जर्नी 100 माइल्स का है। स्कोर तुम्हारे पहुंचने के समय पर डिपेंड करेगा। जंगल्स, रॉकी फील्ड्स, वाइन रिवर्स और टेम्पल्स से गुजरना है। उसने बोला कि टावर उन्हें गाइड करेगा, लेकिन चीटिंग के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जेन्युइन फोर्स मास्टर्स आप लोगों पर पूरी नज़र रखेंगे। फिर यिंग शुआन ने बोला, एग्ज़ाम अब शुरू होता है। अचानक जुओ टिंग, वांग और बाकी मार्शल आर्टिस्ट भागने लगे। जुओ टिंग वांग से आगे था और बोला, ये फजूल हम्बल लोग पीछे धूल चाटेंगे। लेकिन अचानक वांग जुओ टिंग से आगे निकल गया। वांग ने बोला, यंग मास्टर जुओ, अब तुम्हें धूल चाटनी पड़ेगी। वांग बहुत फास्ट था, अपने सारे ओपोनेंट्स से आगे निकल गया था। जुओ टिंग को यकीन नहीं था कि वांग इतना फास्ट कैसे था। डैक्सी यंग भी देख रहा था कि वांग कितना स्ट्रांग हो गया। यिंग शुआन भी सरप्राइज थी कि क्या यह सच में वांग है। उल्टी तरफ येलो कपड़ों में एक आदमी बोला, नहीं पता इस साल पहला कौन होगा। लेकिन उसके साथ वाले ग्रीन कपड़ों में एक आदमी बोला, डैक्सी फैमिली के छोटे बेटे के सिवा कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। लेकिन दोनों स्टन हो गए जब एक बहुत फास्ट बंदा उनके पीछे से गुजर गया। उन्हें पता भी न चला वह कौन था। उस समय शुरू से वांग सबसे आगे था, डैक्सी यंग सेकंड पर और जुओ टिंग बाकी लोगों के साथ पीछे रह गया। इस वक्त न्यू का बुरा टाइम चल रहा था, क्योंकि एग्जाम के शुरू में ही उसका पेट खराब हो गया था। जब डैक्सी यंग इन लोगों के पास से गुजरा, वो दोनों कंफ्यूज और अचानक सरप्राइज हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि डैक्सी यंग सबसे आगे है। अब वो सोच रहे थे कि फिर वो कौन था। फिर भी वैंग के मुताबिक ग्रेट कांग माउंटेन पर 3 साल से ज़्यादा दौड़ने के बाद ये एग्ज़ाम उसके लिए बहुत सिंपल था। कुछ घंटों की दौड़ के बाद किन वांग फाइनली एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गया और लकीली वो पहला बंदा था जिसने वो स्टेज फिनिश की थी। उसके बाद एक आदमी ने उससे बोला कि अपनी स्कोर शीट ले और नेक्स्ट वेन्यू पर जाए। जब वैंग चला गया तो ये आदमी काफ़ी सरप्राइज दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से वांग ने 100 माइल सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट कर लिए। इस आदमी को डर था कि वांग के इस रिकॉर्ड को पूरे बेयू कंट्री में कोई नहीं तोड़ सका। दूसरी तरफ लेफ्ट में खड़े आदमी के मुताबिक इस साल एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल था। आयरन बॉल्स पहले से डबल हैवी थे। ये ओल्ड मैन उससे अग्री करता था, लेकिन उसे डर था कि बेयू कंट्री में रियल टैलेंट्स नहीं हैं। तभी वांग ने वो हैवी बॉल्स उठा लिए और बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये टेस्ट ऐसे ही लिया जाएगा? अचानक ये लोग वैंग को देखकर शॉक हो गए, क्योंकि राइट में खड़े यंग मैन के मुताबिक वो आयरन बॉल सबसे हैवी थे। फिर राइट वाले आदमी ने वैंग से पूछा, क्या तुम सच में 18 साल के हो? लेकिन वैंग ने बोला,
मुझे तो लगता है कि एज के बारे में झूठ बोलना सिर्फ वेल्थी क्लास को आता है। उसने उससे ये भी पूछा, क्या तुमने कभी हम्बल क्लास के बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट मिलते देखा है? जब वैंग वहाँ से चला गया तो लेफ्ट वाला आदमी बोला, लुओजोंग कंट्री एक जीनियस पैदा करने वाला है। उल्टी तरफ ब्लू कपड़े वाले ओल्ड मैन ने अपने साथी से बोला, सो जाओ, क्योंकि ये लंबी रेस खत्म होने में अभी थोड़ा समय लेगी। लेकिन वैंग अचानक वहाँ आया और पूछा, क्या मैं गलत जगह पर हूँ? ओल्ड मैन ने उससे पूछा, तुम किस टेस्ट के लिए आए हो? वैंग ने बोला कि वो बॉडी वर्क टेस्ट के लिए आया है। एक मोटे आदमी ने बोला, क्या तुमने स्ट्रेंथ टेस्ट फिनिश कर दिया? लगता है इस छोटे लुओजोंग कंट्री में एक जीनियस सच में है। इस मोटे आदमी ने वैंग से बोला कि बॉडी वर्क टेस्ट में 3 डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। उसने पूछा कि वैंग कौन सा लेवल चूज़ करेगा। वैंग ने बोला, हार्ड। लेकिन मोटे आदमी ने बोला, दोबारा सोच लो, क्योंकि हाईएस्ट लेवल में पावर फोर्स के मास्टर्स के 30 फ्लाइंग नाइव्स डॉज करने होते हैं।